हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने चर्चा की थी संधारित्र की धारिता के बारे में, संधारित्रों के समायोजन के बारे में, संयोजन के बारे में, और उसमें हमने ये चर्चा की थी कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो अगर दो संधारित्र हैं जिसमें से एक की धारिता क्या है C1 है, दूसरे की धारिता क्या है C2 है, और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी जो धारिता होगी 1/C, तुल्य धारिता 1/C1 प्लस 1/C2 के इक्वल होगी। क्लियर? ये बात सुनाएंगे है, इसमें यहां तक कल उन्होंने चर्चा कर ली थी। अगर तीन होंगे, तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनकी धारिता C1, C2 और C3 है तो क्या हो जाएगा तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके बाद हम लोगों ने एक बात और चर्चा की थी, और वो बात ये चर्चा की थी, हमने कहा था इस बात को कि श्रेणी क्रम में अगर दो संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता कम हो जाती है। हमने कहा था अगर संधारित्रों की धारिता को घटाना है तो हमको क्या करना चाहिए, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना देना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर ये कैसे होगा। बड़ी आसान सी बात है कि मान लीजिए दो संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये है और दूसरा संधारित्र ये है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और यहां पर इसकी तुल्य धारिता क्या है 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड है, और इनकी तुल्य धारिता निकालनी है तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और इस सूत्र का जब इस्तेमाल करेंगे तो 1/C इज इक्वल टू क्या होगा, तुल्य धारिता 1/C इक्वल टू 1/C1, C1 की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस 1/C2, C2 की जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 1/3 हो गया, 3 हो गया। ये बात समझ आया कि नहीं आगे? अब यहां से हम लिख सकते हैं कि 1/C बराबर लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो है और 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहां से 1/C इज इक्वल टू 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5 अपान क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, अगर इसको पलट दें तो हो जाएगा C, और C इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 5 से 6 को डिवाइड करें तो C इज इक्वल टू 1.2 माइक्रोफैरड आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 1.2 ये जो तुल्य धारिता मिली वो क्या है 2 माइक्रोफैरड से भी कम है और 3 माइक्रोफैरड से भी कम है। तो हमने जो बात आपको बताई थी अब आपके समझ में आ गया होगा कि यदि दो संधारित्रों को जोड़कर उनकी धारिता को क्या करना है, कम करना है, तो क्या करेंगे, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। एक बात और देखिए, एक चीज मैं आपको बताया नहीं, लेकिन माइक्रोफैरड अभी देखा मैंने तो मुझे ध्यान आ गया कि मैंने कहा था कि फैरड जो है धारिता की सबसे बहुत बड़ी इकाई है। आइए हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे। हमने कहा था कि इस पर चर्चा कर लेंगे, तो चलिए इसको अलग से समझेंगे, यानी इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, उसको थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा था। तो ये बात सुना गई, श्रेणी क्रम में धारिता क्या होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं,
इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर सपोज कीजिए। ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। क्लियर? तो ये धनावेशित और ये ऋणावेशित है, बीच में क्या है? निर्वात या वायु है। C इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। इसकी जो धारिता होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होगी कि नहीं होगी? अगर हम ये माना कि इसकी धारिता 1 फैराड है, हम मान रहे हैं कि इसकी धारिता कितनी है? 1 फैराड है। क्या है? 1 फैराड। तो C कितना मान लिया हमने? 1 फैराड। तो अगर हम C 1 फैराड मान रहे हैं, C 1 फैराड मान रहे हैं, तो C की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। क्लियर हो गया? हो गया। और अपान क्या हो गया? D 1 सेंटीमीटर दिया इंटू A मान लिया। क्षेत्रफल हमको नहीं पता, हमने माना कि क्षेत्रफल अभी हमको पता नहीं है। और D 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो 1 × 10 पर घात माइनस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से। तो जब ये हो जाएगा तो अब यहां से इसको हम हल करें तो लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू, ये पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? 1 का बड़ा 1 से 1 हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई? नहीं? इतनी बात समझ आ गई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसको हम हल करें तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 टू पावर 9 वर्ग मीटर। 10 टू पावर 9 वर्ग मीटर आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ आ गई? लगभग कितनी आएगी? 10 टू पावर 9 वर्ग मीटर आएगी। क्लियर हुआ ये बात? तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 10 पर घात 9 वर्ग मीटर होना चाहिए। तो कितना बड़ा हो जाएगा प्लेट? बहुत बड़ा हो जाएगा। और जबकि करने से कितना छोटा होता है? बहुत छोटा सा होता है। तो इसका मतलब क्या हो? व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर धारिता 1 फैराड भी ले लेते हैं तो प्लेटों के क्षेत्रफल का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो या प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी? कम होगी। तो या तो दूरी अगर जैसे C 1 फैराड दे दिया तो ज्यादा मान है, तो दूरी को और कम करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर से कम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो व्यावहारिकता में क्या देगा आपने कि अगर धारिता को केवल 1 फैराड लिया जा रहा है तो प्लेटों का क्षेत्रफल 10 पर घात 9 वर्ग मीटर आ रहा है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसीलिए आपको बताया गया था कि धारिता का बहुत बड़ा मात्रक फैराड है। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि संधारित्रों का संयोजन, और उसमें हमने एक टॉपिक पर चर्चा किया और वो बताया था कल, उस पर हमने बात की थी, और वो बात की किसी श्रेणी क्रम। अब हम आगे दूसरा चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज और देखिए, आप ये चीज जानिए, और मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को कि न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब आप थ्योरी को बढ़िया से समझेंगे। जैसे अगर आप थ्योरी को बहुत बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे, केवल थ्योरी को डेरिवेशन के रूप में याद कर लेंगे, उस पर बताए गए बातों को दिमाग में नहीं रखेंगे, तो आपको सवाल लगाने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि न्यूमेरिकल तभी लगेगा जब आपकी थ्योरी अच्छी हो। लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल सर मेरा नहीं लगता है, तो न्यूमेरिकल ना लगने का केवल एक ही कारण है कि आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। थ्योरी में जो भी बताया जाए उसको ढंग से पढ़िए, उसको समझिए, फिर सवाल लगाने पर आगे बढ़िए। जैसे कल हमने अगर आपको श्रेणी क्रम में बताया, तो श्रेणी क्रम का केवल अगर आप ये सूत्र याद रख लेंगे कि 1/c = 1/c1 + 1/c2, और तुल्य धारिता का कोई सवाल आया और आपने लगा दिया, तो इतने से काम बनने वाला नहीं है। आपको सारी बातें जो मैंने उसमें बताई थी वो बात आपको दिमाग में रखनी है कि श्रेणी क्रम में
प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश होगा वो समान होगा और अलग अलग संधारित्रों का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इस पर आपको, इस चीज को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अगर आप इन चीजों को दिमाग में बैठा कर नहीं रखते हो तो आप क्या हो जाओगे, इन जो भी थ्योरी में मैं लिखवाता हूँ उसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर उस लाइन का एक मतलब है। अगर आप उन चीजों को नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो प्लीज आप उन लाइनों को देखें, जो बातें मेरी जुबान से निकल रही है उसको समझें, फिर सवाल को लगाने की कोशिश करें, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे। हमने संधारित्रों के समायोजन में पहला टॉपिक पढ़ लिया था और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा है समांतर। समांतर क्रम क्लियर। तो ये हो जाएगा एक पैरेलल, या इसी को पार्श्व क्रम में भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसी को? पार्श्व क्रम। इसी को पार्श्व क्रम में भी लिखते हैं और इसी को समांतर क्रम में भी लिखते हैं। क्लियर। तो जैसे क्या होता है समांतर का, अगर आप गणित पढ़े हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो समांतर का मतलब क्या होता है? दो रेखा समांतर में होती है क्या इस तरह से, तो ये समांतर रेखाएं की नहीं है। तो अगर इसको जान है समांतर रेखाएं हैं तो इस तरह से अगर यहां पर एक संधारित्र लगा दिया जाए और एक संधारित्र यहां पर लगा दिया जाए और इन दोनों संधारित्रों को क्या कहते हैं, ऐसे जोड़ दिए ए और बी के बीच, यानी दो संधारित्र हैं जो एक की धारिता क्या है, C1 है और दूसरे की धारिता C2। श्रेणी क्रम में आपको बताया गया था कि श्रेणी क्रम में एक प्लेट का दूसरा, एक संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से इस तरह से जुड़ा होता है। और इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, देखिए इस संधारित्र का पहला प्लेट ये है और इस संधारित्र का पहला प्लेट ये है, ये दोनों एक जगह जुड़े हुए कहां पर, एक पर। और इस संधारित्र का दूसरा प्लेट ये है, इस संधारित्र का दूसरा प्लेट ये है और ये दोनों कहां पर जुड़े हुए हैं, बी पर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात समझ आया कि नहीं आ गई? तो इसमें क्या हुआ, इस प्रकार के संयोजन में कोई जरूरी कि पैरेलल से भले हमने रिलेट किया है ताकि आपको समझ आए कि पैरेलल इसे क्यों बोला जाता है, लेकिन कभी कभी जरूरी कि एकदम ऐसे ही समांतर क्रम का जो चित्र बने ऐसे ही बने। इसलिए इसकी जो परिभाषा, जो बात मैं बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना, यानी कि जहां पर ऐसे आपने देखा वहीं पर समांतर क्रम करना है तो नहीं बनना है। तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट एक दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, यानी सभी संधारित्रों के प्रत्येक पहले प्लेट एक स्थान पर जुड़े हुए हैं और दूसरे प्लेट दूसरे स्थान पर जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझे नहीं समझे? फिर से सुनिए। इसका पहला प्लेट ए पर और इसका भी पहला प्लेट ए पर जुड़ा हुआ है, यानी दोनों संधारित्रों के पहले प्लेट ए पर जुड़े हुए हैं और दोनों संधारित्रों के दूसरे प्लेट किस पर जुड़े हुए हैं, बी पर जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले प्लेट एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं और दूसरे प्लेट एक दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या संयोजन कहेंगे, पार्श्व क्रम संयोजन कहेंगे या समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे वहां पर श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जो है श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, बहुत ध्यान से ये बातें सुनिएगा, क्योंकि जब हम आगे अगले चैप्टर में चालन के बारे में पढ़ेंगे
वहां पर प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी से रिलेटेड अगर आप ये सीख लेंगे तो वहां पर आपको काफी फायदा होने वाला है। तो देखिए वहां पर हमने कहा था कि प्रत्येक प्लेट पर विभव, मतलब प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर विभव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यानी यहाँ पर इस संधारित्र के प्लेटों पर जो आवेश है ये जरूरी नहीं है कि इस संधारित्र के प्लेटों के आवेश के समान ही हो। लेकिन चूंकि ये दोनों जो संधारित्र हैं वो किसके किसके बीच जुड़े हुए हैं। अगर मैं पूछूं कि ये संधारित्र, पहला जो संधारित्र है इसकी धारिता C1 है, वो किस बिंदु पर जुड़ी हुई है, तो उसका एक पॉइंट कहां पर A पर है और दूसरा पॉइंट कहां पर है, B पर है। और इसी तरह से इस दूसरे संधारित्र का भी पहला जो पॉइंट है वो A है, दूसरा जो पॉइंट है वो B है। अर्थात दोनों संधारित्र A और B के बीच जुड़े हुए हैं और A और B दोनों निश्चित बिंदु हैं। अर्थात इससे निश्चित है कि A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो निश्चित होगा, अर्थात चाहे हम संधारित्र C1 के बारे में बात करें, चाहे संधारित्र C2 के बारे में बात करें, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विभवांतर क्यों समान होगा? क्योंकि दोनों ही संधारित्र A और B पर जुड़े हुए हैं और A और B दो निश्चित बिंदु हैं और इसलिए चाहे हम इस संधारित्र के बारे में बात करें और चाहे इस संधारित्र के बारे में बात करें, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ आई कि नहीं है? ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो क्या सीखा आपने? इससे क्या निकला, क्या जाने आप कि जब पांच क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, तो प्लेटों के आवेश भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके सिरों के जो विभवांतर हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने मान लिया कि जो ये संधारित्र है, बड़ा बना देता हूं चित्र को। ए है और ये बी। ये संधारित्र C1 है, ये संधारित्र C2 है। क्लियर? इस पर जो चार्ज है प्लस Q1 चार्ज, तो इसके दूसरे प्लेट पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस Q1 चार्ज होगा। इसके एक पहले प्लेट पर प्लस Q2 चार्ज है, तो दूसरे प्लेट पर क्या हो गया, माइनस Q2 चार्ज हो गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं समांतर क्रम में। क्या देखा आपने? जो बातें आपको बताई ये लिख डालना है। समांतर क्रम में क्या होगा, इस प्रकार के संयोजन इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के एक प्लेट एक बिंदु पर तथा दूसरे संधारित्र दूसरा प्लेट तथा दूसरे प्लेट
जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है? विभवांतर समान होता है। समान होता है। ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अब लिखेंगे मान दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है। माना दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 तथा C2 है और उन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है। Q1 तथा Q2 है। तो संधारित्र है जिनकी धारिता एक C1 है, दूसरे की C2 है। पहले की पर आवेश कितना है? Q1 है और दूसरे पर आवेश कितना है? Q2 है। और तथा विभवांतर या ये भी लिख सकते हैं Q1 तथा Q2 है। A और B A एवं B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। जिनका विभवांतर क्या है? V। इसमें कोई रटने वाली बात है जी नहीं। चित्र अगर आपके दिमाग में है, चित्र बनाइए और सब कुछ लिखते चले जाए। समांतर क्रम के बारे में बात नहीं किया, फिर लिखा दो संधारित्र है, एक C1 है और C2, इसके बारे में लिख दिया। फिर इन पर जो आवेश है उनके बारे में लिख दिया। किन किन बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं उनके बारे में लिख दिया। इनका विभवांतर क्या है? V मान लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? V1 और V2 क्यों नहीं लिया? पहले से बता चुका है। इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या होगी तो बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Therefore, Q is equal to CV से पहले के लिए करेंगे बात। Q चार्ज कितना है? Q की जगह पर क्या है? Q1। तो Q1 is equal to C की जगह पर क्या हो जाएगा? C1 और V की जगह पर क्या हो गया? V। दूसरे के लिए करेंगे बात। Q की जगह पर क्या हो जाएगा? Q2। C की जगह पर क्या हो जाएगा? C2 और वोल्टेज क्या हो जाएगा? V। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया? C1V और Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया? C2।
ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल यहां से लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? C1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, C2 भी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से आप लिखेंगे, इसलिए कुल आवेश या इस पर कितना आवेश है? Q1 है, इस पर आवेश कितना आवेश है? Q2 है। तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। इसलिए Q इज इक्वल टू Q1 कितना हो गया? C1 भी, और Q2 कितना हो गया? C2 भी। अब फिर वही बात कि अब इन दो संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों के स्थान पर क्या कर दिया गया? एक संधारित्र रख दिया गया, उसकी धारिता C हो जाए। तो कंडीशन को अगर समझना चाहे तो ये स्थिति होगी कि इन दोनों के स्थान पर एक संधारित्र हो गया, इसकी धारिता कितनी हो गई? C हो गई। और ये कौन सा बिंदु है? A है। और ये कौन सा बिंदु है? B है। और ध्यान समझिए, यानी हमने माना तुल्य धारिता की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तुल्य धारिता के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुल्य धारिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो तुल्य धारिता की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इन दोनों के स्थान पर एक संधारित्र रख दिया, और संधारित्र की धारिता क्या है? C है। A और B के बीच का विभवांतर क्या है? A और B के बीच का विभवांतर तो V है, निश्चित है। और चार्ज कितना है? Q हो गया। चार्ज कितना हो गया? Q। तो चार्ज Q हो गया, A और B के बीच का विभवांतर V हो गया, और धारिता कितनी हो गई? C हो गई। तो Q बराबर किसके होगा? CV होगा कि नहीं होगा? फिर से समझिए, दोनों संधारित्र, एक C1 है और दूसरा C2 है, दूसरे की धारिता C2 है। इन दोनों की तुल्य धारिता हमने क्या मान ली? C मान ली। इसका मतलब हमने वही जैसे कल हमने बताया था कि इनके स्थान पर एक संधारित्र रखा जाता है, इसकी धारिता क्या है? C है। तो धारिता हो गई C, आवेश कितना हो गया? Q, कुल आवेश कितना हो गया? Q, और A और B के बीच का विभवांतर कितना है? B। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले से बताया जा चुका है। बात सुना नहीं आ गया? तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर C भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि तुल्य धारिता C है, इस समझने के लिए बनाया है। आपकी इच्छा में बना लीजिएगा, आपकी इच्छा में मत बनाए। तो तुल्य धारिता C है, तो Q इक्वल टू किसका हो जाएगा? CV के। और जब Q इक्वल टू CV हो गया तो इसके समीकरण 1 से क्या होगा? CV इज इक्वल टू C, क्योंकि यहां पर क्या रखना है? CV। तो CV इज इक्वल टू C1B प्लस C2। समीकरण 1 में क्योंकि वैल्यू कितनी रखनी है? CV इक्वल टू C1B प्लस C2B। देयरफॉर CV इज इक्वल टू, इसमें भी कॉमन हो गया, क्या मिलेगा? C1 प्लस C2। अब V से भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। देयरफॉर C इज इक्वल टू किसके हो गया? C इज इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो संधारित्र हैं जिनमें एक की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य धारिता C बराबर किसकी होगी? C1 प्लस C2 के बराबर होगी। और यहां से ये भी पता चलता है कि यदि संधारित्रों की धारिता को क्या करना? बढ़ाना है, तो उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। कैसे? जैसे मान लिया एक की धारिता कितनी है? 2 है, दूसरे की धारिता कितनी है? 3 है। तो एक की धारिता 2 माइक्रोफैरड और दूसरे की धारिता कितनी है? 3 माइक्रोफैरड है। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 से
क्या होगा 2 + 3 होगा और ये कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा, जो 2 माइक्रोफैरड से भी अधिक है और 3 माइक्रोफैरड से भी अधिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से क्या सीखा आपने? यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने सीखा कि हम संधारित्रों अगर जो है तुल्य धारिता को घटाना है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और तुल्य धारिता को अगर बढ़ाना है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। थ्योरी बता दी गई है। कल हम एक दो उदाहरण लेकर के और समझा देंगे, सवाल न्यूमेरिकल समझा देंगे ताकि आप तुरंत समझ जाए, ताकि जब फिर मैं आपको सवाल को समझाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बस एक दो दिन और लगेंगे, तो मैक्सिमम 3 डेज में आपका ये चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। फिर न्यूमेरिकल पर पहुंचेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अपनी तरफ से कोशिश है कि आपको कोई समस्या ना हो। फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो जरूर बताएं। धन्यवाद।